नमस्ते। आज हम एक ऐसी चुनौती पर गहराई से बात करने जा रहे हैं जो आजकल कई छात्रों और उनके परिवारों के लिए आप जानते हैं बहुत अहम है। हाँ। हमारे पास जो सामग्री है वो इस बात पे रोशनी डालती है कि कैसे ये अकादमिक मतलब पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा करने का जो दबाव है वो छात्रों की सेहत पर भारी पड़ रहा है। हाँ, ये आजकल बहुत देखने को मिल रहा है। तो हमारी आज की चर्चा का आधार है एकेडमिक ओवर एम्फेसिस वर्सेस स्टूडेंट फिजिकल हेल्थ शीर्षक वाले लेख के कुछ हिस्से। तो हमारा मकसद है इस स्रोत के जरिए समझना कि यह समस्या असल में है क्या, क्यों है, इसके लक्षण क्या हैं, नतीजे क्या होते हैं और सबसे जरूरी कि इससे निपटा कैसे जा सकता है। जी। इसमें एक अजीब सी मतलब कश्मकश छुपी है। दिमागी तौर पर आगे बढ़ने की कोशिश में छात्र अक्सर उसी शरीर को नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, जो उनके दिमाग को ताकत देता है। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहले ये समस्या आखिर है क्या जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अक्सर समाज में कामयाबी का पैमाना वो अच्छे नंबरों और अकादमिक प्रदर्शन को ही मान लिया जाता है ना। हाँ, बिल्कुल। और इसका सीधा असर छात्रों पर पड़ता है एक बाहरी दबाव के रूप में। और ये दबाव फिर एक खास सोच पैदा करता है। जी। छात्रों को लगने लगता है कि अगर वे पढ़ाई नहीं कर रहे तो शायद अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। खेलना, कूदना, आराम करना, ये सब गैर जरूरी या कहें तो अनुत्पादक लगने लगता है। अनुत्पादक मतलब जैसे टाइम वेस्ट हो रहा हो। हाँ, बिल्कुल वही। नतीजा, सेहत पीछे छूट जाती है। और यही वो उलझन है जिसकी बात आप कर रहे थे। ज्ञान बढ़ाने की धुन में वे अपनी सेहत की नींव को ही कमजोर कर बैठते हैं। और वही नींव उनकी एकाग्रता, याददाश्त और सीखने की क्षमता के लिए वो बहुत जरूरी है। ये तो वाकई एक गंभीर स्थिति है। पर सवाल ये उठता है कि ये दबाव आता कहाँ से है। स्रोत बताता है कि इसकी कई परतें हैं। क्या है वो? हाँ, ये कई दिशाओं से आता है। एक बड़ा हिस्सा तो वो एकेडमिक और संस्थागत दबावों का है। सोचिए, स्कूलों का जो सख्त करिकुलम होता है, हाँ। उसमें अक्सर एकेडमिक विषयों को फिजिकल एजुकेशन या खेलकूद से ज्यादा तवज्जो दी जाती है। फिर लगातार होने वाले टेस्ट, असाइनमेंट, एग्जाम्स, ओ हाँ, वो तो है ही। ये मूल्यांकन का सिस्टम ही ऐसा है कि छात्रों के पास शारीरिक गतिविधियों के लिए वक्त ही मतलब कम बचता है। और होमवर्क का बोझ, ट्यूशन क्लास, फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, ये सब मिलकर तो बचा कुचा खाली समय भी छीन लेते होंगे। बिल्कुल। और कई जगहों का शैक्षिक माहौल ही ऐसा होता है जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ एकेडमिक सफलता माना जाता है। फिजिकल एक्टिविटी या दूसरी रुचियों को उतनी अहमियत नहीं मिलती। तो स्कूल और इंस्टीट्यूशंस की तरफ से ये एक तरह का क्या कहते हैं ढांचागत दबाव है। स्कूलों के अलावा घर और समाज का भी तो रोल होता होगा इसमें। श्रोत माता पिता और सामाजिक उम्मीदों के बारे में क्या कहता है? हाँ हाँ, बिल्कुल। वो दूसरा बड़ा पहलू है। स्रोत के मुताबिक कई माता पिता बच्चों के नंबरों और रैंकिंग को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। शायद सामाजिक दबाव के चलते। हाँ, वो भी एक कारण है। समाज में बच्चों की अकादमिक उपलब्धियों की लगातार तुलना होती रहती है। दोस्तों के बीच भी एक तरह का प्रेशर बन जाता है। और क्या ऐसा भी है कि माता पिता खेलकूद को लेकर उतने उत्साहित नहीं होते? अक्सर ऐसा देखा जाता है। कुछ पेरेंट्स को लगता है कि खेलकूद या दूसरी एक्टिविटीज बच्चों का ध्यान पढ़ाई और वो करियर के लक्ष्यों से भटका देंगी। अच्छा। इसलिए वे जाने अनजाने में बच्चों को अकादमिक्स पर ही पूरा ध्यान लगाने के लिए प्रेरित करते हैं, भले ही बच्चे की रुचि खेल में क्यों ना हो। ये भी एक बात है। और टेक्नोलॉजी, आजकल की बदली हुई जीवन शैली, उसका भी इसमें हाथ होगा। बच्चे स्क्रीन पर ज्यादा वक्त बिताते हैं। निश्चित रूप से ये तीसरा अहम कारक है। डिजिटल लर्निंग टूल्स और ऑनलाइन पढ़ाई पर निर्भरता बहुत बढ़ गई है। हाँ, वो तो है। स्क्रीन पर आधारित शिक्षा और मनोरंजन ने काफी हद तक बाहर खेलने, कूदने और दुनिया को सीधे अनुभव करने की जगह ले ली है। इसके अलावा कई छात्रों की दिनचर्या ऐसी नहीं होती जिसमें पढ़ाई और फिजिकल एक्टिविटी के बीच एक तयशुदा संतुलन हो। सब कुछ पढ़ाई के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है एक तरह से। और इन बाहरी दबावों के अलावा क्या छात्रों के मन के अंदर भी कुछ चलता है? मतलब मनोवैज्ञानिक कारण भी होते होंगे इसके? हाँ, ये चौथा पहलू है और बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत बताता है कि कई छात्रों को ब्रेक लेने या आराम करने पर अपराध बोध मतलब गिल्ट महसूस होता है। गिल्ट कि समय बर्बाद हो रहा है? हाँ, बिल्कुल। उन्हें लगता है कि वे अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। अकादमिक रूप से पीछे रह जाने या फेल होने का डर उन्हें जरूरत से ज्यादा पढ़ने और खुद को पूरी तरह थका देने पर मजबूर कर देता है। और वो चिंता और हमेशा परफेक्ट रहने का दबाव। हाँ, चिंता यानी एंग्जाइटी, परफेक्शनिज्म मतलब हर काम बिल्कुल सही करने की धुन
और हमेशा टॉप पर बने रहने के लिए खुद पर डाला गया दबाव, ये सब मिलकर छात्रों को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा देते हैं जहां आराम या सेहत के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। ये एक तरह का मानसिक बोझ है जो शारीरिक सेहत को नजरअंदाज करने की वजह बनता है। तो ये तो दबाव के कई सारे कारण हो गए, स्कूल, समाज, घर, तकनीक और खुद छात्र की मानसिकता भी। अब सवाल यह है कि जब कोई छात्र इस असंतुलन का शिकार होता है तो ये असल में दिखता कैसे है? क्या कुछ खास संकेत या लक्षण होते हैं जिनसे पता चले कि भाई मामला गड़बड़ है? स्रोत में कुछ लक्षणों का जिक्र है। हाँ, स्रोत कई शारीरिक और मानसिक या भावनात्मक लक्षणों की बात करता है। शारीरिक लक्षणों में सबसे आम है लगातार थकान महसूस होना। हाँ, थका थका रहना। जी, शरीर में अकड़न या दर्द रहना, बार बार सिर दर्द होना, नींद का पैटर्न बिगड़ जाना भी एक बड़ा संकेत है। देर रात तक जाग कर पढ़ना, सुबह उठने में दिक्कत होना। और खानपान पर भी असर पड़ता होगा। बिल्कुल, या तो खराब खानपान और फिजिकल एक्टिविटी की कमी से वजन बढ़ सकता है, या फिर तनाव और भागदौड़ में ठीक से न खाने की वजह से कुपोषण या वजन कम होने जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। शरीर मतलब सीधा संकेत देने लगता है कि उसे आराम और सही पोषण की जरूरत है। और दिमागी या भावनात्मक स्तर पर क्या बदलाव दिखते हैं? मानसिक और भावनात्मक संकेत भी काफी साफ होते हैं, जैसे ध्यान लगाने की क्षमता कम हो जाना, अटेंशन स्पैन कम होना। हाँ, डिक्रीज्ड अटेंशन स्पैन, दिमागी थकान यानी मेंटल फटीग महसूस करना, किसी भी काम में मन न लगना या उत्साह की कमी, चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना और भावनात्मक रूप से बिल्कुल निचोड़ जाना, जैसे बर्नआउट भी कहते हैं। बर्नआउट, हाँ, ये शब्द आजकल काफी सुनने में आता है। क्या इसका मतलब है कि छात्र बिल्कुल ही हार मान लेता है? हार मानना शायद सही शब्द न हो, पर हाँ, ये एक ऐसी स्थिति है जहां छात्र भावनात्मक और मानसिक रूप से इतना थक जाता है कि उसमें आगे कुछ भी करने की ऊर्जा या इच्छा शक्ति नहीं बचती। स्रोत ये भी बताता है कि कुछ छात्र फोकस बनाए रखने के लिए कैफीन या दूसरी एनर्जी ड्रिंक्स पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं, जो लंबे समय में सेहत के लिए और हानिकारक है। वो तो है ही। एक और व्यवहारिक संकेत है पढ़ाई के अलावा दूसरी गतिविधियों जैसे दोस्तों से मिलना या अपनी हॉबीज में हिस्सा लेना, वो सब कम कर देना या बिल्कुल बंद कर देना। ये लक्षण सुनकर तो ऐसा लगता है कि ये बातें बहुत से लोगों ने अपने आसपास देखी होंगी या शायद खुद भी महसूस की हों। लगातार थका हुआ दिखना, चिड़चिड़ा रहना या सबसे कट जाना, ये सब शायद इसी बड़े मुद्दे की निशानियां हो सकती हैं जिसका जिक्र स्रोत कर रहा है। हाँ, और यहाँ जो बात और भी चौंकाने वाली है वो ये कि सेहत को नजरअंदाज करने का सीधा असर छात्र के अकादमिक प्रदर्शन पर ही पड़ने लगता है, वो भी नकारात्मक रूप से। नकारात्मक? जी, स्रोत एक अजीब विरोधाभास की ओर इशारा करता है। कैसा विरोधाभास? मतलब ज्यादा पढ़ने से तो प्रदर्शन बेहतर होना चाहिए ना? हाँ, है ना, आमतौर पर तो यही सोचते हैं। हाँ, आमतौर पर यही सोचा जाता है, लेकिन स्रोत कहता है कि बिना शारीरिक आराम और ताजगी के लगातार घंटों पढ़ते रहने से असल में संज्ञानात्मक दक्षता मतलब कॉग्निटिव एफिशिएंसी यानी सोचने, समझने और सीखने की दिमागी शक्ति वो कम हो जाती है। अच्छा। याद रखने की ताकत, मेमोरी रिटेंशन घट जाती है और नई चीजें सोचने या प्रॉब्लम सॉल्व करने की रचनात्मकता, क्रिएटिविटी भी मंद पड़ जाती है। ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई। मतलब सेहत नजरअंदाज करो ताकि ज्यादा पढ़ सको और नतीजा ये कि पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही। हाँ, बिल्कुल। और ये बात हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोध से भी मेल खाती है। उसमें पाया गया कि नियमित रूप से हल्का या मध्यम व्यायाम करने से दिमाग में खून का प्रवाह बेहतर होता है। ओके। जिससे याददाश्त और सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। यानी फिजिकल एक्टिविटी असल में एकेडमिक्स में मदद करती है, उसे बाधित नहीं करती। तो ये तो एक बड़ा मिथ टूट रहा है यहाँ पर। जी, तो जो छात्र ये सोचकर सेहत को ताक पर रखते हैं कि इससे पढ़ाई के लिए ज्यादा समय मिलेगा, वे अनजाने में अपनी सीखने की क्षमता को ही कमजोर कर रहे होते हैं। तो अकादमिक नुकसान के अलावा भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर क्या असर होते हैं? वो भी काफी गहरे होते हैं। स्रोत के अनुसार सेहत की लगातार उपेक्षा से चिंता यानी एंजाइटी, बर्नआउट और पुराना तनाव यानी क्रॉनिक स्ट्रेस बढ़ता है। सीखने का जो अनुभव जिज्ञासा और खुशी से जुड़ा होना चाहिए, वो तनाव और बोझ लगने लगता है। इससे पढ़ाई के प्रति एक नकारात्मक रवैया बन सकता है। और सामाजिक जीवन पर आपने पहले इशारा किया था कि छात्र सबसे कट जाते हैं। हाँ, सामाजिक तौर पर भी नुकसान होता है। जो छात्र सिर्फ पढ़ाई में डूबे रहते हैं और खुद को सबसे अलग कर लेते हैं, वे अक्सर दोस्तों के साथ घुलने मिलने,
टीम में काम करने और अलग-अलग सामाजिक परिस्थितियों में ढलने के मौके गंवा देते हैं। ये स्किल्स तो आजकल बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। लंबे समय तक अकेले रहने से अलगाव यानी आइसोलेशन महसूस हो सकता है। और सेहत पर सीधे क्या प्रभाव पड़ते हैं? मतलब फिजिकल लेवल पर शारीरिक निष्क्रियता के क्या परिणाम होते हैं? शारीरिक निष्क्रियता के सीधे स्वास्थ्य प्रभाव भी गंभीर हैं। मांसपेशियों में कमजोरी आ सकती है, मोटापा बढ़ सकता है, शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत मतलब इम्यून सिस्टम वो कमजोर हो सकती है और हार्मोन्स का संतुलन भी बिगड़ सकता है। हाँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO भी किशोरों में शारीरिक निष्क्रियता को लेकर काफी चिंतित है, क्योंकि ये आगे चलकर जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां जैसे डायबिटीज, दिल की बीमारियां वगैरह का खतरा बढ़ाती है। और क्या इसके लंबे समय तक चलने वाले परिणाम भी होते हैं, मतलब अडल्टहुड में? हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताता है कि बचपन या किशोरावस्था में बनी ये आदतें सेहत को नजरअंदाज करने की अक्सर बड़े होने पर भी बनी रहती हैं। अच्छा। ऐसे लोग वयस्क जीवन में जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं। उनमें तनाव झेलने की क्षमता कम हो सकती है और काम और निजी जीवन के बीच संतुलन, वो जो वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं, हाँ, वर्क लाइफ बैलेंस, उसे बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। अगर हम मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के नजरिए से देखें, जैसे मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, हाँ, तो शारीरिक जरूरतें, सेहत, आराम, पोषण, ये सबसे बुनियादी हैं। इनके पूरा होने पर ही इंसान मानसिक और भावनात्मक रूप से बेहतर काम कर पाता है। इसी तरह हॉवर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, जी, उसमें शारीरिक गतिक बुद्धि यानी बॉडीली काइनेसेटिक इंटेलिजेंस शामिल है, जो मानती है कि शारीरिक रूप से सक्रिय रहना सीखने और प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करता है। और डैनियल गोलमैन की भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस, हाँ, उसका मॉडल भी यही कहता है कि खुद पर नियंत्रण यानी सेल्फ रेगुलेशन, जो शारीरिक संतुलन से भी जुड़ा है, वो एकेडमिक सफलता के लिए जरूरी फोकस और भावनात्मक स्थिरता देता है। संक्षेप में कहें तो एकेडमिक्स के पीछे भागते हुए हम अक्सर बुनियादी शारीरिक जरूरतों और अपनी समग्र बुद्धिमत्ता के दूसरे पहलुओं को नजरअंदाज कर देते हैं। ये तो वाकई एक चिंताजनक तस्वीर है। मतलब साफ है कि ये असंतुलन छात्रों के लिए कई तरह से हानिकारक है। तो फिर सवाल उठता है कि इसका हल क्या है? इस स्थिति को सुधारा कैसे जा सकता है? क्या स्रोत कुछ व्यावहारिक रास्ते सुझाता है? हाँ, अच्छी बात यह है कि स्रोत सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ता, बल्कि कई स्तरों पर समाधान और रणनीतियां भी सुझाता है। और ये एक ऐसी समस्या है जिससे निपटने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा, छात्र, स्कूल, माता-पिता और नीतियां बनाने वाले भी। चलिए, सबसे पहले छात्रों के स्तर पर बात करते हैं। छात्र खुद क्या कर सकते हैं संतुलन को बनाने के लिए? स्रोत छात्रों के लिए कुछ ठोस सुझाव देता है। एक है 3R नियम अपनाने का। रेस्ट यानी आराम, रिक्रिएशन यानी मनोरंजन और रिवीजन यानी पढ़ाई का दोहराव। रेस्ट, रिक्रिएशन, रिवीजन, 3R। हाँ, तीनों को बराबर अहमियत देना जरूरी है। छात्रों को एक संतुलित रूटीन बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जिसमें रोजाना कम से कम 30 मिनट किसी न किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी जरूर शामिल हो। लेकिन पढ़ाई के साथ एक्टिविटी कैसे जोड़ें? टाइम कहाँ से निकालें? इसके लिए एक्टिव स्टडी तकनीकें अपनाई जा सकती हैं, जैसे कुछ याद करते हुए टहलना या पढ़ाई के बीच छोटे ब्रेक लेकर स्ट्रेचिंग करना। नींद को प्राथमिकता देना वो तो बेहद जरूरी है। हाँ, नींद तो बहुत जरूरी है। दिमाग को तरोताजा रखने के लिए रोजाना पर्याप्त और अच्छी नींद लेना चाहिए। एक और अहम बात है अपनी सोच बदलना, ये समझना कि व्यायाम पढ़ाई में रुकावट नहीं बल्कि मददगार है। ये मानसिकता बदलना जरूरी है। और क्या छोटे छोटे लक्ष्य बनाना मददगार हो सकता है, जैसे रोज इतने कदम चलना है या इतना पानी पीना है? हाँ, स्रोत इसका भी सुझाव देता है। सेहत से जुड़े छोटे लक्ष्य तय करना, जैसे दिन में कितना पानी पीना है, कितने कदम चलना है या कितनी देर एक्टिव रहना है, और फिर इन्हें ट्रैक करना। ये छोटे कदम लंबे समय में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये तो छात्रों के लिए काफी करने लायक बातें हैं, लेकिन जाहिर है सारा बोझ उन पर नहीं डाला जा सकता। स्कूलों की क्या जिम्मेदारी बनती है इस मामले में? स्कूलों का रोल बहुत बड़ा है। स्रोत कहता है कि स्कूलों को फिजिकल एजुकेशन को गंभीरता से लेना चाहिए और उसे एकेडमिक विषयों के बराबर महत्व से देना चाहिए।
सिर्फ एक पीरियड वो हाँ, खाना पूर्ति के लिए ना हो। अक्सर वही होता है। स्कूलों को अपने एग्जाम या असेसमेंट का शेड्यूल बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वो स्कूल के अंदर या दूसरे स्कूलों के साथ होने वाले खेल कूद के इवेंट से ना टकराएं। ताकि छात्र हिस्सा ले सकें। हाँ, ताकि छात्र बिना किसी दबाव के उनमें हिस्सा ले सकें। और क्या स्कूल जागरूकता बढ़ाने के लिए कुछ कर सकते हैं, वर्कशॉप्स वगैरह? हाँ, स्कूल ऐसी वर्कशॉप्स या सेशंस आयोजित कर सकते हैं जिनमें छात्रों और शायद शिक्षकों और अभिभावकों को भी ये बताया जाए कि अच्छी सेहत का एकेडमिक विकास में क्या महत्व है। साथ ही उन छात्रों को पहचानना और सम्मानित करना जो पढ़ाई और खेलकूद दोनों में अच्छा संतुलन बनाकर चलते हैं। इससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। हाँ, ये जरूरी है कि सिर्फ एकेडमिक टॉपर्स को ही हीरो न बनाया जाए। बिल्कुल। ये स्कूल के स्तर पर अच्छे सुझाव हैं। अब बात करते हैं घर और माता-पिता की। वे कैसे मदद कर सकते हैं? माता पिता का रवैया बहुत मायने रखता है। उन्हें समग्र सफलता यानी होलिस्टिक सक्सेस को बढ़ावा देना चाहिए। मतलब बच्चे के प्रयासों की सराहना सिर्फ पढ़ाई में नहीं बल्कि खेल, कला या उसकी किसी भी रुचि में करनी चाहिए। सब कुछ बराबर महत्वपूर्ण है। क्या परिवार साथ मिलकर कुछ कर सकता है? कोई एक्टिविटी? हाँ, फैमिली फिटनेस टाइम का विचार अच्छा है। जैसे पूरा परिवार साथ में सैर पर जाए, कोई खेल खेले या योगा करे। इससे न सिर्फ सेहत अच्छी रहेगी बल्कि परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम भी बिता पाएंगे। और बच्चों का शेड्यूल? क्या उसे बहुत ज्यादा भर देना ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक और अहम बात है बच्चों के शेड्यूल को जरूरत से ज्यादा ना भरना। उन्हें खाली समय देना जरूरी है जिसमें वे बिना किसी तयशुदा प्लान के आराम कर सकें या अपनी मर्जी से कुछ कर सकें। वो अनस्ट्रक्चर्ड टाइम भी जरूरी है। और क्या माता-पिता को बच्चों के तनाव पर भी नजर रखनी चाहिए, उसके लक्षणों पर? बिल्कुल। बच्चों में तनाव के लक्षण या नींद की कमी के संकेतों पर ध्यान देना जरूरी है ताकि बर्नआउट जैसी स्थिति आने से पहले ही उसे पहचाना जा सके और जरूरी कदम उठाए जा सकें। उनसे बात करना, उनकी सुनना, ये बहुत अहम है। तो छात्र, स्कूल और माता-पिता तीनों के स्तर पर करने के लिए काफी कुछ है। क्या स्रोत किसी बड़े नीतिगत बदलाव की भी बात करता है, पॉलिसी लेवल पर? हाँ, स्रोत कुछ संस्थागत और नीतिगत सिफारिशें भी देता है। जैसे अकादमिक उत्कृष्टता की परिभाषा को ही बदलने की जरूरत है। स्कूलों को सिर्फ नंबरों या रैंक के बजाय छात्र के समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट को महत्व देना चाहिए और उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। इसमें उसकी सेहत, खुशी, सामाजिक कौशल सब शामिल हों। और स्कूलों के करिकुलम में कुछ जोड़ा जा सकता है, सेहत से जुड़ा हुआ? हाँ, स्कूलों में वेलनेस करिकुलम शामिल करने का सुझाव है जिसमें पोषण, अच्छी नींद की आदतें यानी स्लीप हाइजीन और मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषयों पर जानकारी दी जाए। साथ ही नियमित स्वास्थ्य जांच यानी पीरियोडिक हेल्थ असेसमेंट्स का प्रावधान भी स्कूलों में किया जा सकता है जिसमें फिटनेस चेकअप के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी सलाह भी दी जाए। अच्छा। कुल मिलाकर ये साफ है कि इस चुनौती से निपटने के लिए एक बहुआयामी यानी कई दिशाओं से एक साथ प्रयास करने की जरूरत है। कोई एक समाधान नहीं है। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही निकलता है कि अकादमिक कामयाबी और अच्छी सेहत ये दो अलग-अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। ये दोनों ही छात्र के संपूर्ण विकास और जीवन भर सीखते रहने की क्षमता के लिए मजबूत स्तंभों की तरह हैं। जैसा कि स्रोत में शायद कहा गया है, ज्ञान हासिल करने वाला दिमाग एक स्वस्थ शरीर में ही सबसे बेहतर तरीके से काम करता है। एकदम सही कहा। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। स्रोत में छात्रों के लिए कुछ साधनों जैसे स्टूडेंट ग्रोथ टूल किट का जिक्र था जिसमें शायद आत्मचिंतन के लिए चेकलिस्ट या संतुलित रूटीन बनाने के लिए प्लानर जैसी चीजें थीं। हाँ, उन पर हमने ज्यादा बात नहीं की। नहीं, लेकिन इन साधनों के बारे में सोचते हुए जो खुद पर नजर रखने और योजना बनाने में मदद करते हैं, ये सवाल मन में आता है कि अगर छात्र वाकई इन तरीकों से सचेत रूप से अपनी पढ़ाई और सेहत के बीच के संतुलन को ट्रैक करना शुरू कर दें, तो क्या समय के साथ उनके सोचने के तरीके और उनके प्रदर्शन में कोई वास्तविक टिकाऊ बदलाव आ सकता है? क्या ये छोटी सी दिखने वाली नियमित आत्मनिगरानी वाकई एक बड़ा फर्क ला सकती है? ये सोचने वाली बात है। वाकई ये सोचने के लिए एक बेहतरीन नुक्ता है। खुद पर नजर रखना और संतुलन बनाने की कोशिश करना, शायद यही लंबे सफर की शुरुआत हो सकती है। इस गहरी और जरूरी बातचीत में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।